हेलो फ्रेंड्स, इस न्यूज़ में हम डिस्कस करेंगे कि फाइनेंशियल ईयर 2021 यानी कि असेसमेंट ईयर 21-22 में आपको इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइल करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी होंगे। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कंप्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। फ्रेंड्स, यदि आप असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं तो आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट होने चाहिए जो कि बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहला डॉक्यूमेंट है फॉर्म नंबर 16 यानी कि सैलरी के केस में टीडीएस सर्टिफिकेट होता है जो कि एम्प्लॉयर के द्वारा एनुअली इशू किया जाता है, जिसमें कि बताया जाता है कि कितना अमाउंट आपको सैलरी का पे किया गया है या क्रेडिट किया गया है, उसमें से कितना टीडीएस काटा गया है और कौन सी इन्वेस्टमेंट आपने डिक्लेयर की हैं इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत, जिनके कि आपको डिडक्शन मिलती है। यह फॉर्म फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने के बाद 15 जून के बाद नॉर्मली इशू किया जाता है, जो कि टीडीएस रिटर्न एम्प्लॉयर के द्वारा फाइल की जाती है। उसके बाद ये फॉर्म एम्प्लॉय को इशू किया जाता है। फ्रेंड्स, यह फॉर्म नंबर 16 जिसके के दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी, जो कि टीडीएस ईपीसी की वेबसाइट से डाउनलोड करके एम्प्लॉयर के द्वारा इशू किया जाता है। पार्ट ए के अंतर्गत ये बताया जाता है कि एम्प्लॉयर का नेम एड्रेस क्या है, एम्प्लॉय का नेम एड्रेस क्या है, पैन नंबर क्या है, डिडक्टर का यानी कि एम्प्लॉयर का टैन नंबर क्या है, एम्प्लॉय का पैन नंबर क्या है, और फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे मेंशन किया होता है जिसका कि ये टीडीएस सर्टिफिकेट इशू किया गया है, किस अमाउंट पे टीडीएस काटा गया है, कितना टीडीएस काटा गया है, कब कब ये टीडीएस काटा गया है और टोटल कितना टीडीएस काटा गया है। ये एम्प्लॉयर के द्वारा साइन करके इशू किया जाता है एम्प्लॉय को। इसके साथ ही पार्ट बी भी इशू किया जाता है जिसके अंतर्गत के सैलरी की डिटेल होती है कि कितनी ग्रोस सैलरी फाइनेंशियल ईयर के लिए एम्प्लॉयर के द्वारा पे की गई है। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे रेफर कर पा रहे हैं कि सैलरी का ब्रेकअप क्या है और उसके बाद इनकम टैक्स में कौन कौन सी एग्जम्पशंस, अलाउंसेस हैं, उन्हें लेस किया जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि जो डिडक्शंस यहाँ पे मिलती हैं वो भी यहाँ पे मेंशन की होती हैं इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत, जो एम्प्लॉयर ने दी हैं सैलरी की इनकम कंप्यूट करते हुए। यदि एम्प्लॉय के द्वारा कोई और इनकम रिपोर्ट की गई है अपने एम्प्लॉयर को, जैसे कि बैंक इंटरेस्ट इनकम इट एक्स्ट्रा, तो वो भी यहाँ पे इंक्लूड करके टैक्स काट लिया जाता है एम्प्लॉयर के द्वारा। और जो इन्वेस्टमेंट डिक्लेयर की हैं उसके लिए जो इनकम टैक्स में डिडक्शन मिलती है वो भी यहाँ पे देके जो नेट इनकम होती है उस पर टीडीएस काटा जाता है। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं यहाँ पे टोटल टैक्सेबल इनकम आ गई है। यदि 2.5 लाख से ऊपर होती है तो इनकम टैक्स काटा जाता है, कितना टैक्स कटा है वो भी यहाँ पे शो होता है और ये फॉर्म भी साइन करके एम्प्लॉयर के द्वारा इशू किया जाता है। फॉर्म नंबर 16 का क्या यूज़ है और आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए जब आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करेंगे तो उसमें जो एम्प्लॉयर ने टीडीएस और सैलरी की डिटेल दिखाई है वो ऑटोमेटिकली प्री फिल होके आ जाएगी आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न में। आपको उसे क्रॉस चेक करना है अपने फॉर्म नंबर 16 के साथ कि जो वैल्यूज़ उसमें आ रही हैं क्या वो सही है। यदि आपके पास फॉर्म नंबर 16 अवेलेबल नहीं है तो उस केस में आप फॉर्म नंबर 26 AS चेक कर सकते हैं कि आपको कितनी इनकम दी गई है, उस पर कितना टीडीएस काटा गया है, और जो आपकी पे स्लिप यानी कि सैलरी स्लिप दी गई है उससे भी आप ये वैल्यू निकाल सकते हैं कि सैलरी की इनकम आपकी कितनी है, उस पर कितना टैक्स कटा है। इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने के लिए आपके पास फॉर्म नंबर 16A भी होना चाहिए। ये फॉर्म नंबर 16A भी टीडीएस सर्टिफिकेट ही होता है जो कि इशू किया जाता है यदि आपकी कमीशन इनकम है, प्रोफेशनल फीस या बैंक में फिक्स डिपॉजिट कराई है, उस पर इंटरेस्ट इनकम एक्स्ट्रा है, क्योंकि उस केस में डिडक्टर के द्वारा टीडीएस काट के ये फॉर्म आपको इशू किया जाता है। ये फॉर्म आपको क्वार्टरली इशू किया जाता है यानी कि हर 3 महीने के बाद फॉर्म नंबर 16A जनरेट करके इशू किया जाता है।
यह है फॉर्म नंबर 16A का फॉर्मेट, जो कि आपको क्वार्टरली इशू किया जाता है। यह फॉर्म आपको जनवरी, फरवरी और मार्च के क्वार्टर के लिए 15 जून के बाद उपलब्ध कराया जाता है, क्योंकि पहले डायरेक्टर TDS रिटर्न फाइल करता है, उसके बाद ये फॉर्म आपको इशू किया जाता है। इसमें डिडक्टर का नेम एड्रेस होता है, जिस व्यक्ति का TDS काटा है उसका नेम एड्रेस, पैन नंबर डिडक्टर का, टैन नंबर और डिडक्टी का पैन नंबर भी होता है। इसमें मेंशन किया जाता है कि किस पीरियड के लिए ये फॉर्म इशू किया गया है और यहाँ पे कितना अमाउंट आपको पे किया गया है, कब पे किया गया है और कितना TDS यहाँ पे काटा गया है, नेचर क्या है पेमेंट की, जैसे कि 194A है। इंटरेस्ट इनकम यदि पे की गई है तो यहाँ पे देखिए टोटल TDS कितना काटा गया है वो भी आ रहा है। ये फॉर्म साइन करके इशू किया जाता है। फॉर्म नंबर 16A को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करने के लिए। इनकम टैक्स की रिटर्न में ये वैल्यू प्री फिल होके आएंगी, जिसे कि आप क्रॉस चेक कर सकते हैं फॉर्म नंबर 16A के साथ। यदि फॉर्म नंबर 16A आपको अवेलेबल नहीं है तो आप 26AS में ये डिटेल चेक कर सकते हैं कि आपका कितना TDS जो है कटा है और क्या इनकम है। और अगला डॉक्यूमेंट है फॉर्म नंबर 26AS, जो कि आप चेक कर सकते हैं, जो कि यह बताता है कि किस व्यक्ति के द्वारा आपको इनकम कितनी दी गई है और उस पर TDS कितना कटा है, एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, TCS कितना आपका आ रहा है। इसे आप चेक कर सकते हैं इनकम टैक्स इंडिया ई-फाइलिंग gov.in पर लॉगिन करके। आप माई अकाउंट में जाके 26AS के टैक्स क्रेडिट को देख सकते हैं। यहाँ पे आप वेबसाइट पे लॉगिन करके माई अकाउंट में जाएंगे, यहाँ पे व्यू फॉर्म 26AS टैक्स क्रेडिट दिया गया है, इसे क्लिक करेंगे और ये स्टेटमेंट देख सकते हैं। यह है फॉर्म नंबर 26AS का फॉर्मेट, जो कि ये बताता है कि किस फाइनेंशियल ईयर के लिए यहाँ पे डिटेल है, असेसमेंट ईयर कौन सा है, पैन नंबर क्या है व्यक्ति का और उसका एड्रेस क्या है। यहाँ पे आप TDS की डिटेल देख सकते हैं कि किस व्यक्ति के द्वारा ये TDS काटा गया है, कितने अमाउंट पे TDS काटा गया है और कितना TDS काटा गया है और किस नेचर का TDS है, यानी कि यहाँ पे सेक्शन होते हैं इनकम टैक्स के मेंशन किए हुए। इसके अलावा जब आप इसमें नीचे जाके देखेंगे तो यदि व्यक्ति के द्वारा फ़ोन नंबर 15G या 15S सबमिट किया गया है तो उसकी डिटेल भी यहाँ पे आती है। यदि व्यक्ति के द्वारा कोई प्रॉपर्टी सेल की गई है और उसके ऊपर उसका TDS कटा है तो उसकी डिटेल भी यहाँ पे डिटेल में दी होती है कि कितने में प्रॉपर्टी बेची थी और उसकी वैल्यू क्या है। इसके अलावा जो TCS का अमाउंट होता है वो भी यहाँ पे मेंशन किया होता है। यदि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई और टैक्स आपने पे किया है अदर देन TDS एंड TCS तो उसकी डिटेल भी 26AS में आती है। यदि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा रिफंड दिया गया है और उस पर इंटरेस्ट भी दिया गया है तो इंटरेस्ट अमाउंट टैक्सेबल होता है, वो अमाउंट आप यहाँ से देख सकते हैं। यदि आपने हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन की हैं यानी कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स तो उसकी डिटेल भी आप यहाँ पे देख पाएंगे। यदि कोई प्रॉपर्टी बाय की है उस पर आपने TDS डिडक्ट किया है 50 लाख रुपए से ज़्यादा की तो उसकी डिटेल भी आप यहाँ पे देख पाएंगे। इसके अलावा यदि कोई TDS का डिफ़ॉल्ट है तो वो डिटेल भी आप 26AS में देख सकते हैं। यदि कोई टैक्स पेयर GST में भी रजिस्टर्ड है तो उसने कितनी टर्नओवर GST या 3B में रिपोर्ट की है, इसकी डिटेल भी 26AS से पता की जा सकती है। आप 26AS को अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में किस प्रकार यूज़ करेंगे, आप ये देखेंगे कि जो प्री फिल होके TDS TCS का अमाउंट आ रहा है क्या वो सही आ रहा है, रिफंड पे इंटरेस्ट आपने ले लिया है, ये सभी चीज़ें आप 26AS से रिकंसाइल कर सकते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए अगला डॉक्यूमेंट है आपकी बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट्स। आपके जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं इंडिया में वो आपके पास किसी भी टाइम थे वो आपको रिपोर्ट करने होते हैं अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में, लेकिन यदि अकाउंट डोरमेंट हो चुका है तो उसे रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है। आपको सेविंग बैंक से जो इंटरेस्ट इनकम है या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट से इंटरेस्ट इनकम है वो भी इनकम टैक्स रिटर्न में रिपोर्ट करनी होती है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आप बैंक अकाउंट की डिटेल चेक कर सकते हैं जैसे कि IFSC कोड, बैंक अकाउंट नंबर, क्योंकि इनकम टैक्स का रिफंड आपके जो मेंशन किया गया बैंक अकाउंट है उसमें आता है तो आप ये डिटेल सही से भरें।
यह है बैंक स्टेटमेंट का सैम्पल फॉर्मेट, जिसमें कि आपका अकाउंट नंबर मेंशन किया होता है, आपका नाम मेंशन किया होता है और IFSC कोड बैंक का मेंशन किया होता है। तो आपको IFSC कोड, अकाउंट नंबर अपने इनकम टैक्स के रिटर्न में रिपोर्ट करने होते हैं। इसके अलावा जो स्टेटमेंट होती है वो आपको पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए लेनी है। यहाँ पे जो अमाउंट डेबिट में होता है उसका मतलब है कि आपने पेमेंट की है, और जो अमाउंट क्रेडिट में होता है बैंक स्टेटमेंट का, उसका मतलब है कि आपके बैंक में ये पेमेंट रिसीव हुई है, आपको इनकम हुई है, या फिर आपने लोन टैक्स रिसीव किया है। तो अकॉर्डिंगली आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में ये अमाउंट डिस्क्लोज करना होता है, जैसे कि सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है, फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट है, एक्स्ट्रा। अगला डॉक्यूमेंट जो आपको इनकम टैक्स की रिटर्न फाइलिंग के लिए चाहिए वो है हाउसिंग लोन इंटरेस्ट सर्टिफिकेट। यदि आपने होम लोन लिया है बैंक से, तो जो प्रिंसिपल अमाउंट रिपे किया है उसकी डिडक्शन 80C के अंतर्गत ले सकते हैं, और जो इंटरेस्ट अमाउंट रिपे किया है उसे सेक्शन 24 के अंतर्गत डिडक्शन के तौर पे क्लेम कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से इंटरेस्ट सर्टिफिकेट और जो रीपेमेंट हुई है वो अमाउंट का सर्टिफिकेट ले सकते हैं। यह है हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट सर्टिफिकेट, जिसमें कि मेंशन किया होता है कि आपके लोन अकाउंट का नंबर क्या है और कितना अमाउंट इंटरेस्ट का और कितना प्रिंसिपल का है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। आप इस हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट सर्टिफिकेट को किस प्रकार यूज़ कर सकते हैं? फ्रेंड, जो आपने इंटरेस्ट पे किया है होम लोन पे, वो आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 80EE या फिर 80EE के अकॉर्डिंग, और प्रिंसिपल अमाउंट जो रिपे किया है वो सेक्शन 80C के अंतर्गत डिडक्शन के तौर पे क्लेम कर सकते हैं इनकम टैक्स की रिटर्न में। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए अगला डॉक्यूमेंट है डोनेशन रिसीट का। यदि आपने डोनेशन दी है तो उसकी डिडक्शन आप 80G या 80GGA के अंतर्गत क्लेम कर सकते हैं। आपने किस व्यक्ति को डोनेशन दी है, उसका एड्रेस क्या है, पैन नंबर क्या है, अमाउंट क्या है डोनेशन का, और क्या आपने कैश में दी है या बैंकिंग चैनल के द्वारा, और क्वालिफाइंग अमाउंट क्या है, क्योंकि सभी डोनेशन 100% डिडक्शन नहीं मिलती है, कुछ डोनेशन पे 50% डिडक्शन मिलती है 80G के अकॉर्डिंग। यदि 80G के अंतर्गत डोनेशन की गई है PM सिटीजन असिस्टेंस या फिर रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन PM केयर में, तो उस केस में फ़ोन नंबर 16 से आप ये अमाउंट देख सकते हैं। यह है डोनेशन का सैंपल रिसीट, यानी कि जिस व्यक्ति को आपने डोनेशन दी है वो आपको रिसीट इशू करता है, जिसमें को अपना पैन नंबर ही मेंशन करता है और ये भी बताता है कि क्या वो सेक्शन 80G के अंतर्गत जो डोनेशन उससे न ली है उसके लिए एग्जम्पशन प्रोवाइड करता है, और यहाँ पे डेट एंड नंबर होता है रिसीट का और किस मोड से ये डोनेशन ली गई है, कितना अमाउंट, वो भी स्पेसिफाई किया होता है। अगला डॉक्यूमेंट जो कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के लिए ज़रूरी है वो है रेंटल एग्रीमेंट एंड रेंट रिसीट। यदि आप रेंट पे करते हैं ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर तो हाउस रेंट अलाउंस की एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं इनकम टैक्स में, या फिर सेक्शन 80G के अंतर्गत डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास रेंट की पेमेंट के प्रूफ होने चाहिए। ये हाउस रेंट रिसीट का सैंपल फॉर्मेट जो कि लैंडलॉर्ड के द्वारा इशू किया जाता है, जिसमें कि वो बताता है कि कितना अमाउंट उसके द्वारा पर मंथ रिसीव किया गया है, किस पीरियड के लिए रिसीव किया गया है, किस हाउस के लिए लिया गया है और उसका एड्रेस क्या है, और यहाँ पे उसके द्वारा अपना पैन नंबर भी मेंशन किया जाता है। अगला डॉक्यूमेंट जो कि आप के पास होना चाहिए इनकम टैक्स रिटर्न की फाइलिंग करने के लिए वो है इन्वेस्टमेंट प्रूफ, यानी कि यदि आपने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ली है या हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है तो जो आपने प्रीमियम पे किया है उसकी आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं इनकम टैक्स में सेक्शन 80C से के अंतर्गत या 80D के अंतर्गत, इसलिए आपके पास इनके प्रूफ होने चाहिए। यह है इन्वेस्टमेंट प्रूफ का सैंपल फॉर्मेट। यदि आपके द्वारा इंश्योरेंस पॉलिसी ली गई है तो जो आपने प्रीमियम पे किया है उसमें इस फॉर्मेट के अंतर्गत नॉर्मली इंश्योरेंस कंपनीज आपको रिसीट इशू करती हैं, जिसमें कि वो पॉलिसी का नंबर मेंशन करती हैं, किस दिन आपने पेमेंट की है और सम अश्योर्ड कितना है, टोटल प्रीमियम कितना पे किया है, वो यहाँ पे मेंशन किया होता है। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत कॉम्प्लायंस कर पाएँ।
आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।